मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। पिछले दिनों जिस बात ने हम सब की तवज्जो मबजूल कराई वो है चीता। चीतों पर बात करने के लिए ढेर सारे मैसेजेस आए हैं। वो चाहे उत्तर प्रदेश के अरुण कुमार गुप्ता जी हों या फिर तेलंगाना के एन रामचंद्रन रघुराम जी, गुजरात के राजन जी हों या फिर दिल्ली के सुब्रत जी। मुल्क के कोने कोने से लोगों ने हिंदुस्तान में चीतों के लौटने पर खुशियां जताई हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तानी शहरी खुश हैं, फख्र से पुर हैं। यह है हिंदुस्तान की कुदरत से मोहब्बत। इस बारे में लोगों का एक कॉमन सवाल यही है कि मोदी जी, हमें चीतों को देखने का मौका कब मिलेगा। साथियों, एक टास्क फोर्स बनी है। ये टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और ये देखेगी कि यहाँ के माहौल में वो कितने घुल मिल पाए हैं। इसी बुनियाद पर कुछ महीने बाद कोई फैसला किया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएंगे। लेकिन तब तक मैं आप सबको कुछ कुछ काम सौंप रहा हूं। इसके लिए MyGov के प्लेटफॉर्म पर एक कंपटीशन मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें लोगों से मैं कुछ चीज़ें शेयर करने की अपील करता हूं। चीतों के सिलसिले में जो मुहिम चला रहे हैं, आखिर उस मुहिम का नाम क्या होना चाहिए? क्या हम इन सभी चीतों के नाम रखने के बारे में भी सोच सकते हैं कि इनमें से हर एक को किस नाम से बुलाया जाए? वैसे ये नाम रखना अगर ट्रेडिशनल हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने समाज, सकाफत और रिवाज से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हमें आसानी से अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। यही नहीं, आप ये भी बताएं, आखिर इंसानों को एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी तो रिस्पेक्ट फॉर एनिमल्स पर जोर दिया गया है। मेरी आप सभी से अपील है कि आप इस कंपटीशन में ज़रूर हिस्सा लीजिए। क्या पता इनाम की शक्ल में चीते देखने का पहला मौका आपको ही मिल जाए। मेरे प्यारे हमवतनों, आज 25 सितंबर को मुल्क के पुरजोश इंसानियत नवाज मुफक्किर और अजीम सपूत दीनदयाल उपाध्याय जी का यौम पैदाइश मनाया जाता है। किसी भी मुल्क के नौजवान जैसे जैसे अपनी पहचान और शनाख्त पर फख्र करते हैं, उन्हें अपने बुनियादी अफकार और नज़रियात उतने ही मुतवज्जे करते हैं। दीनदयाल जी के अफकार की सबसे बड़ी खूबी यही रही है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दुनिया की बड़ी उथल पुथल को देखा था। वो नज़रियात की कशमकशों के गवाह बने थे। इसीलिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय का एक नज़रिया मुल्क के सामने रखा, जो पूरी तरह हिंदुस्तानी था। दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन एक ऐसा नज़रिया है जो नज़रिए के नाम पर टकराव और तासुब से निजात दिलाता है। उन्होंने इंसान को बराबर मानने वाले हिंदुस्तानी नज़रिए को फिर से दुनिया के सामने रखा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आत्मतः सर्वभूतेषु, यानी हम हर जानदार को अपनी तरह माने, अपने जैसा बर्ताव करें। जदीद समाजी और सियासी तनाजुर में भी हिंदुस्तानी दर्शन कैसे दुनिया की रहनुमाई कर सकता है, ये दीनदयाल जी ने हमें सिखाया। एक तरह से आज़ादी के बाद मुल्क में जो एहसास कमतरी थी, उससे आज़ादी दिलाकर उन्होंने हमारी अपनी ज़हनी बेदारी को परवान चढ़ाया। वो कहते भी थे, हमारी आज़ादी तभी बामाने हो सकती है जब वो हमारी सकाफत और पहचान का इजहार करे। इसी नज़रिए की बुनियाद पर उन्होंने मुल्क की तरक्की का विजन तैयार किया था। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि मुल्क की तरक्की का पैमाना आखिरी पायदान पर मौजूद शख्स होता है। आज़ादी के अमृत अहद में हम दीनदयाल जी को जितना जानेंगे, उनसे जितना सीखेंगे, मुल्क को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सबको तरगीब मिलेगी। मेरे प्यारे हमवतनों, आज से 3 दिन बाद यानी 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक ख़ास दिन आ रहा है। उस दिन हम भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह जी का यौम पैदाइश मनाएंगे। भगत सिंह जी के यौम पैदाइश के ठीक पहले उन्हें खिराज अकीदत के तौर पर एक अहम फैसला किया है। ये तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। इसका तवील अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और मुल्क के सभी लोगों को इस फैसले की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथियों, हम अपने मुजाहिदीन आज़ादी से तरगीब लें, उनकी तालीमात पर चलते हुए उनके ख्वाबों का हिंदुस्तान बनाएं। यही उनके तईं हमारा खिराज अकीदत होता है। शहीदों के मेमोरियल
उनके नाम पर जगहों और इदारों के नाम हमें फ़र्ज़ की अंजामदही की तरगीब देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुल्क ने कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की तनसीब के जरिए भी ऐसी ही एक कोशिश की है। और अब शहीद भगत सिंह के नाम से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम इस सिमत में एक और कदम है। मैं चाहूँगा अमृत महोत्सव में हम जिस तरह मुजाहिदीन आज़ादी से जुड़े मखसूस मौक़े पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी तरह 28 सितंबर को भी हर नौजवान कुछ नई कोशिश ज़रूर करे। वैसे मेरे प्यारे हमवतनों, आप सभी के पास 28 सितंबर को सेलिब्रेट करने की एक और वजह भी है। जानते हैं क्या है? मैं सिर्फ 2 लफ्ज़ कहूँगा, लेकिन मुझे पता है आपका जोश 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये 2 लफ्ज़ हैं सर्जिकल स्ट्राइक। बढ़ गया ना जोश? हमारे मुल्क में अमृत महोत्सव की जो मुहिम चल रही है, उन्हें हम पूरे खुलूस से सेलिब्रेट करें, अपनी खुशियों को सबके साथ मुश्तरक करें। मेरे प्यारे हमवतनों, कहते हैं जिंदगी की जद्दोजहद से तपे हुए शख्स के सामने कोई भी रुकावट ठहर नहीं पाती। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कुछ ऐसे साथियों को भी देखते हैं जो किसी न किसी जिस्मानी चैलेंज से मुकाबला कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो या तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते। ऐसे साथियों के लिए सबसे बड़ा सिंबल होती है साइन लैंग्वेज। लेकिन हिंदुस्तान में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लैंग्वेज के लिए कोई वाज़े हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही साल 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का क़याम हुआ था। मुझे खुशी है कि ये इदारा अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। 2 दिन पहले यानी 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज डे पर कई स्कूली निसाबों को भी साइन लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। साइन लैंग्वेज के तय स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए कौमी तालीमी पॉलिसी में भी काफ़ी जोर दिया गया है। साइन लैंग्वेज की जो डिक्शनरी बनी है, उसके वीडियो बनाकर भी इनकी लगातार इशाअत की जा रही है। यूट्यूब पर कई लोगों ने, कई इदारों ने इंडियन साइन लैंग्वेज में अपने चैनल शुरू कर दिए हैं। यानी 7-8 साल पहले साइन लैंग्वेज को लेकर जो मुहिम मुल्क में शुरू हुई थी, अब उसका फ़ायदा लाखों मेरे दिव्यांग भाई बहनों को होने लगा है। हरियाणा की रहने वाली पूजा जी तो इंडियन साइन लैंग्वेज से बहुत खुश हैं। पहले वो अपने बेटे से ही बातचीत नहीं कर पाती थी, लेकिन 2018 में साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग लेने के बाद माँ बेटे दोनों की ज़िंदगी आसान हो गई है। पूजा जी के बेटे ने भी साइन लैंग्वेज सीखी और अपने स्कूल में स्टोरी टेलिंग में प्राइज़ जीत कर भी दिखाया। इसी तरह टिनका जी की 6 साल की एक बिटिया है जो सुन नहीं पाती है। टिनका जी ने अपनी बेटी को साइन लैंग्वेज का कोर्स कराया था, लेकिन उन्हें खुद साइन लैंग्वेज नहीं आती थी। इस वजह से वो अपनी बच्ची से कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। अब टिनका जी ने भी साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग ली है और दोनों माँ बेटी आपस में खूब बातें किया करती हैं। इन कोशिशों का बहुत बड़ा फ़ायदा केरला की मंजू जी को भी हुआ है। मंजू जी पैदाइश से ही सुन नहीं पाती है। इतना ही नहीं, उनके पेरेंट्स की ज़िंदगी में भी यही सूरत हाल रही है। ऐसे में साइन लैंग्वेज ही पूरे परिवार के लिए बातचीत का जरिया बनी है। अब तो मंजू जी ने खुद ही साइन लैंग्वेज की टीचर बनने का भी फैसला किया है। साथियों, मैं इसके बारे में मन की बात में इसलिए भी गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि इंडियन साइन लैंग्वेज को लेकर अवेयरनेस बढ़े। इससे हम अपने दिव्यांग साथियों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकेंगे। भाई और बहनों, कुछ दिन पहले मुझे ब्रेल में लिखी हेमकोश की एक कॉपी भी मिली है। हेमकोश आसामी ज़बान की सबसे पुरानी डिक्शनरीज में से एक है। यह 19वीं सदी में तैयार की गई थी। इसकी इदारत मारूफ माहिर लिसानियात हेमचंद बरवा जी ने की थी। हेमकोश का ब्रेल एडिशन करीब 10,000 सफ़ात का है और ये 15 वॉल्यूम से भी ज़्यादा में शाये होने जा रहा है। इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा अल्फाज का तर्जुमा होना है। मैं इस हसास काबिश की बहुत सताइश करता हूँ। इस तरह की हर कोशिश दिव्यांग साथियों की सलाहियत और काबिलियत बढ़ाने में बहुत मदद करती है। आज हिंदुस्तान पैरा स्पोर्ट्स में भी कामयाबी के परचम लहरा रहा है। हम सभी कई टूर्नामेंट्स में इसके गवाह रहे हैं। आज कई लोग ऐसे हैं जो दिव्यांगों के बीच फिटनेस कल्चर को ज़मीनी सतह पर बढ़ावा देने में मसरूफ़ हैं।
इससे दिव्यांगों की खुद एतमादी को बहुत तकवीत मिलती है। मेरे प्यारे हमवतनों, मैं कुछ दिन पहले सूरत की एक बिटिया अन्वी से मिला। अन्वी और अन्वी के योग से मेरी वो मुलाकात इतनी यादगार रही है कि इसके बारे में मैं मन की बात के सभी सामाईन को ज़रूर बताना चाहता हूँ। साथियों, अन्वी पैदाइश से ही डाउन सिंड्रोम से मुतासिर हैं। वो बचपन से ही हार्ट की संगीन बीमारी से भी जूझती रही है। जब वो सिर्फ 3 महीने की थी तभी उसे ओपन हार्ट सर्जरी से भी गुजरना पड़ा। इन सब मुश्किलों के बावजूद न तो अन्वी ने और न ही उसके माँ बाप ने कभी हार मानी। अन्वी के माँ बाप ने डाउन सिंड्रोम के बारे में पूरी जानकारी यकजा की और फिर तय किया कि अन्वी के दूसरों पर इन्हिसार को कम कैसे करेंगे। उन्होंने अन्वी को पानी का गिलास कैसे उठाना, जूते के फीते कैसे बांधना, कपड़ों के बटन कैसे लगाना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सिखाना शुरू की। कौन सी चीज़ की जगह कहाँ है, कौन सी अच्छी आदतें होती हैं, ये सब कुछ बहुत सब्र के साथ उन्होंने अन्वी को सिखाने की कोशिश की। बिटिया अन्वी ने जिस तरह सीखने की क़ुव्वत इरादी दिखाई, उससे उसके वालिदैन को भी बहुत हौसला मिला। उन्होंने अन्वी को योग सीखने की तरगीब दी। मुसीबत इतनी संगीन थी कि अन्वी अपनी 2 पैर पर भी खड़ी नहीं हो पाती थी। ऐसी सूरत हाल में उनके वालिदैन ने अन्वी को योग सीखने के लिए राग़िब किया। पहली बार जब वो योग सिखाने वाली कोच के पास गई तो वो भी बड़ी मुश्किल में थी कि क्या ये मासूम बच्ची योग कर पाएगी। लेकिन कोच को भी शायद इसका अंदाज़ा नहीं था कि अन्वी किस मिट्टी की बनी है। वो अपनी माँ के साथ योग की मशक करने लगी और अब तो वो योग में एक्सपर्ट हो चुकी है। अन्वी आज मुल्क भर के कंपटीशन में हिस्सा लेती है और मेडल जीतती है। योग ने अन्वी को नई जिंदगी दे दी। अन्वी ने योग को अपनाकर अपनी जिंदगी को ढाल लिया है। अन्वी के वालिदैन ने मुझे बताया कि योग से अन्वी की जिंदगी में अजीब व गरीब बदलाव देखने को मिला है। अब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या खूब हो गया है। योग से अन्वी की फिजिकल हेल्थ में भी सुधार हुआ है और दवाओं की ज़रूरत भी कम होती चली जा रही है। मैं चाहूँगा कि मुल्क व बैरून मुल्क में मौजूद मन की बात के सामाईन अन्वी को योग से हुए फ़ायदे का साइंसी मुताला कर सकें। मुझे लगता है कि अन्वी एक बढ़िया केस स्टडी है। जो योग की अहलियत को जांचना परखना चाहते हैं, ऐसे साइंसदानों को आगे आकर अन्वी की इस कामयाबी पर मुताला करके योग की अहलियत से दुनिया को वाकिफ कराना चाहिए। ऐसी कोई भी रिसर्च दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम से मुतासिर बच्चों की बहुत मदद कर सकती है। दुनिया अब इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए योग बहुत ज़्यादा कारगर है। बिलखुसूस डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से जुड़ी मुश्किलों में योग से बहुत मदद मिलती है। योग की ऐसी ही ताकत को देखते हुए 21 जून को अक़वाम मुत्तहिदा ने बैनुल अक़वामी यौम योग मनाने तय किया हुआ है। अब यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा ने हिंदुस्तान की एक और कोशिश को रिकॉग्नाइज़ किया है, इसे एजाज़ बख्शा है। ये कोशिश है साल 2017 में शुरू किया गया इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। इसके तहत ब्लड प्रेशर की मुश्किलों से परेशान लाखों लोगों का इलाज सरकारी सेवा केंद्रों में किया जा रहा है। जिस तरह से इस इनिशिएटिव ने आलमी इदारों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, वो बेमिसाल है। ये हम सब के लिए हौसला बढ़ाने वाली बात है कि जिन लोगों का इलाज हुआ है उनमें से करीब आधे का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। मैं इस इनिशिएटिव के लिए काम करने वाले उन सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने अपनी सख्त मेहनत से इसे कामयाब बनाया। साथियों, इंसानी ज़िंदगी की तरक्की का सफ़र मुस्तकिल पानी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो समंदर हो, नदी हो या तालाब हो। हिंदुस्तान की भी खुशकिस्मती है कि करीब 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी कोस्टलाइन के सबब हमारा समंदर से नाता टूट रहा है। ये साहिली सरहद कई रियासतों और जजीरों से होकर गुजरती है। हिंदुस्तान की अलग अलग बिरादरियों और तनव्वुआत से भरी सकाफत को यहाँ फलते फूलते देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इन साहिली इलाकों का खुर्दनोश लोगों को खूब खूब मुतवज्जे करता है। लेकिन इन पुरलुत्फ बातों के साथ ही एक अफसोसनाक पहलू भी है। हमारे ये साहिली इलाके माहौलियात से मुतालिक कई चैलेंजों का सामना कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज
मैरीन इकोसिस्टम के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, तो दूसरी तरफ बीचेस पर फैली गंदगी परेशान कुन है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चैलेंजों के लिए संजीदा और लगातार कोशिश करें। जहां मैं मुल्क के साहिली इलाकों में कोस्टल क्लीनिंग की कोशिश, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, इसके बारे में बात करना चाहूँगा। 5 जुलाई को शुरू हुई ये मुहिम गुज़िश्ता 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन खत्म हुई। इसी दिन कोस्टल क्लीन अप डे भी था। आज़ादी के अमृत महोत्सव में शुरू हुई ये मुहिम 75 दिनों तक चली। इसमें अवामी शराकतदारी देखते ही बन रही थी। इस कोशिश के दौरान पूरे 2.5 महीने तक सफाई के मुख्तलिफ प्रोग्राम देखने को मिले। गोवा में एक लंबी ह्यूमन चेन बनाई गई। काकीनाडा में गणपति विसर्जन के दौरान लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। एनएसएस के लगभग 5,000 नौजवान साथियों ने तो 30 टन से ज्यादा प्लास्टिक जमा किया। उड़ीसा में 3 दिन के अंदर 20,000 से ज्यादा स्कूली तलबा ने अहद किया कि वो अपने साथी अहले खाना और आसपास के लोगों को भी स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर के तई रागिब करेंगे। मैं उन सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस मुहिम में हिस्सा लिया। इलेक्टेड ऑफिशियल्स, खासकर शहरों के मेयर और गांव के सरपंचों से जब मैं गुफ्तगू करता हूं तो ये अपील ज़रूर करता हूं कि सफाई जैसी काबिशों में लोकल कम्युनिटीज़ और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को शामिल करें, इनोवेटिव तरीके अपनाएं। बेंगलुरु में एक टीम है, यूथ फॉर परिवर्तन। पिछले 8 सालों से ये टीम सफाई और दूसरी कम्युनिटी सरगर्मियों को लेकर काम कर रही है। उनका मोटो बिल्कुल क्लियर है, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट एक्टिंग। इस टीम ने अब तक शहर भर की 370 से ज़्यादा जगहों को खूबसूरत बनाने का काम किया है। हर जगह पर यूथ फॉर परिवर्तन की मुहिम ने 100 से 150 शहरियों को जोड़ा है। हर इतवार को ये प्रोग्राम सुबह शुरू होता है और दोपहर तक चलता है। इस काम में कचरा तो हटाया ही जाता है, दीवारों पर पेंटिंग और आर्टिस्टिक स्केचेस बनाने का काम भी होता है। कई जगहों पर तो आप मशहूर शख्सियात के स्केचेस और उनके इंस्पिरेशनल कोट्स भी देख सकते हैं। बेंगलुरु के यूथ फॉर परिवर्तन की कोशिशों के बाद मैं आपको मेरठ की कबाड़ से जुगाड़ मुहिम के बारे में भी बताना चाहता हूँ। ये मुहिम माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ शहर की तज़ीनकारी से भी जुड़ी है। इस मुहिम की ख़ास बात ये भी है कि इसमें लोहे का स्क्रैप, प्लास्टिक वेस्ट, पुराने टायर और ड्रम जैसी बेकार हो चुकी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। कम खर्च में अवामी मकामात की तज़ीनकारी कैसे हो, ये मुहिम इसकी भी एक मिसाल है। इस मुहिम से मुंसलिक सभी लोगों की मैं दिल से तारीफ़ करता हूँ। मेरे प्यारे हमवतनों, इस वक्त मुल्क में चारों तरफ त्योहारों की रौनक है। कल नवरात्रि का पहला दिन है। इसमें हम देवी की पहली शक्ल माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। यहाँ से 9 दिनों का बाकायदगी से उपवास, फिर विजयदशमी का त्यौहार भी होगा। यानी एक तरह से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे त्योहारों में एतकाद और रूहानियत के साथ साथ कितना गहरा पैगाम भी छुपा है। नज़्म ज़ब्त और एहतियात से कामयाबी का हुसूल और उसके बाद फतेह का त्यौहार, यही तो ज़िंदगी में किसी भी हदफ को हासिल करने का रास्ता होता है। दशहरे के बाद धनतेरस और दिवाली का भी त्यौहार आने वाला है। साथियों, गुज़िश्ता बरसों से हमारे त्योहारों के साथ मुल्क का एक नया अज़्म भी जुड़ गया है। आप सब जानते हैं ये अज़्म है वोकल फॉर लोकल का। अब हम त्योहारों की खुशी में अपने लोकल कारीगरों को, दस्तकारों को और कारोबारियों को भी शामिल करते हैं। आने वाले 2 अक्टूबर को बापू की जयंती के मौके पर हमें इस मुहिम को और तेज़ करने का अहद करना है। खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इस सारे प्रोडक्ट के साथ साथ लोकल सामान ज़रूर खरीदें। आखिर इस त्यौहार का सही लुत्फ़ भी तब है जब हर कोई इस त्यौहार का हिस्सा बने। इसलिए मकामी प्रोडक्ट के काम से जुड़े लोगों को हमें सपोर्ट भी करना है। एक अच्छा तरीका यह है कि त्यौहार के वक्त हम जो भी गिफ्ट करें उसमें इस तरह के प्रोडक्ट को शामिल करें। इस वक्त ये मुहिम इसलिए भी ख़ास है क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम आत्मनिर्भर भारत का भी हदफ लेकर चल रहे हैं, जो सही माने में आज़ादी के दीवानों को एक सच्चा खिराज अक़ीदत होगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, इस बार खादी, हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के आप सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। हमने देखा है त्योहारों पर पैकिंग और पैकेजिंग के लिए पॉलीथीन बैग्स का भी बहुत इस्तेमाल होता रहा है। सफाई सुथराई के त्योहारों पर पॉलीथीन का नुकसानदेह कचरा, ये भी हमारे त्योहारों की रूह के खिलाफ है।
इसलिए हम मकामी सतह पर बने हुए नॉन प्लास्टिक बैग्स का ही इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ जूट के, सूत के, केले के ऐसे कितने ही रिवायती बैग का चलन एक बार फिर से बढ़ रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम त्योहारों के मौके पर इनको बढ़ावा दें और सफाई सुथराई के साथ अपनी और माहौलियात की सेहत का भी ख्याल रखें। मेरे प्यारे हमवतनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरों का फायदा करने की मिसल दूसरों की खिदमत करने, एहसान करने के मिसल कोई और धर्म नहीं है। पिछले दिनों मुल्क में खिदमत खल्क के इसी जज्बे की एक और झलक देखने को मिली। आपने भी देखा होगा कि लोग आगे आकर किसी न किसी टीबी से मुतासिर मरीज को गोद ले रहे हैं, उसके तग़ज़िया बख्श खाने का बीड़ा उठा रहे हैं। दरअसल ये टीबी से पाक हिंदुस्तान मुहिम का एक हिस्सा है, जिसकी बुनियाद अवामी शराकतदारी है, फ़र्ज़ का जज्बा है। सही तग़ज़िया से ही सही वक्त पर मिली दवाओं से टीबी का इलाज मुमकिन है। मुझे यकीन है कि अवामी शराकतदारी की इस क़ुव्वत से साल 2025 तक हिंदुस्तान ज़रूर टीबी से पाक हो जाएगा। साथियों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका दादरा नगर हवेली और दमन दीव से भी मुझे एक ऐसी मिसाल जानने को मिली है जो मन को छू लेती है। यहाँ के आदिवासी इलाके में रहने वाली जिनो रावतिया जी ने लिखा है कि वहाँ चल रहे ग्राम दत्तक प्रोग्राम के तहत मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने 50 गांवों को गोद लिया है। इसमें जिनो जी का गांव भी शामिल है। मेडिकल के तलबा बीमारी से बचने के लिए गांव के लोगों को बेदार करते हैं, बीमारी में मदद भी करते हैं और सरकारी स्कीमों के बारे में भी जानकारी देते हैं। इंसान दोस्ती का ये जज्बा गांव में रहने वालों की ज़िंदगी में नई खुशियां लेकर आया है। मैं इसके लिए मेडिकल कॉलेज के सभी तलबा का इस्तकबाल करता हूं। साथियों, मन की बात में नए नए मौज़ूआत पर बात होती रहती है। कई बार इस प्रोग्राम के ज़रिए हमें कुछ पुराने मौज़ूआत की गहराई में भी उतरने का मौका मिलता है। पिछले महीने मन की बात में मैंने मोटे अनाज और साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर पर मनाने से मुताल्लिक गुफ्तगू की थी। इस मौजू को लेकर लोगों में बहुत जोश है। मुझे ऐसे ढेरों खत मिले हैं जिसमें लोग बता रहे हैं उन्होंने कैसे मिलेट्स को अपने रोज़मर्रा के खाने का हिस्सा बना रखा है। कुछ लोगों ने मिलेट से बनने वाली रिवायती खानों के बारे में भी बताया है। एक बड़े बदलाव के इशारे हैं। लोगों के इस जज्बे को देखकर मुझे लगता है कि हमें मिलकर एक ई-बुक तैयार करनी चाहिए जिसमें लोग मिलेट से बनने वाली डिशेस और अपने तजर्बात को मुश्तरक कर सकें। इससे इंटरनेशनल मिलेट ईयर शुरू होने से पहले हमारे पास मिलेट्स को लेकर एक पब्लिक इंसाइक्लोपीडिया भी तैयार होगा और फिर इसे MyGov पोर्टल पर पब्लिश कर सकते हैं। साथियों, मन की बात में इस बार इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं आपको नेशनल गेम्स के बारे में भी बताना चाहता हूँ। 29 सितंबर से गुजरात में नेशनल गेम्स का इनेकाद हो रहा है। ये बड़ा ही ख़ास मौका है क्योंकि नेशनल गेम्स का इनेकाद कई साल बाद हो रहा है। कोविड वबा की वजह से पिछले बार के इनेकादों को रद्द करना पड़ा था। इस खेल मुसाबके में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी को मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद। इस दिन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए मैं उनके बीच रहूँगा। आप सब भी नेशनल गेम्स को ज़रूर फॉलो करें और अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। अब मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। अगले महीने मन की बात में नए मौज़ूआत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, नमस्कार।